नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, कल यानी कि 12 अक्टूबर 2020 से आपका जो लेक्चरर की पोस्ट है उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग 3 का जो पोस्ट है वो यहाँ पर कल से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आवेदन होने की संभावना है उत्तराखंड लेक्चरर के को लेकर, और इसी को लेकर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कई सारे डाउट्स थे, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीनिंग पेपर को लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा था। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो दूसरे स्टेट के थे और वो पूछ रहे थे कि आपका जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो इसको भी देख लेंगे, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उसी के हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पर। तो स्क्रीनिंग पेपर में पेपर को लेकर यहाँ पर क्या है एक्चुअली में, यानी कि ये होगा या नहीं। दूसरा हमारा रहेगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, यानी कि कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और तीसरा आपका रहेगा आवेदन करते समय यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। और चौथा हमारा रहेगा कि जो परीक्षा पैटर्न है, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी बात हम करने वाले हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, सभी डाउट्स आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा सिलेबस, ये सिलेबस को लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस को भी ज़रूर देखें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी ज़रूर करें। तो सिलेबस भी आ चुका है ऑफिशियली वेबसाइट पर, इसको भी डिस्कस करेंगे हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लें अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा की बात की गई है, तो अगर आप नोटिफिकेशन खोलकर देखेंगे तो इसी में आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए 2014 में और 2014 और 15 के बीच जो ये लेक्चर के पोस्ट आए थे उस वक्त स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी। 2018 में जो पोस्ट आए थे उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं ली गई थी। और इस बार 2020 में ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है इसमें भी जो देखिए आप 14वें का पॉइंट नंबर 3 देखिए, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य और महिला शाखा परीक्षा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार केवल विषयवार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कह दिया गया है केवल विषयवार लिखित परीक्षा, यानी कि जो आप जिस भी सब्जेक्ट विषय से आप आवेदन कर रहे हैं उसकी लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर यहाँ पर ली जाएगी। तो ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा, स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं ली जाएगी आग से। तो केवल सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। तो ये पहला डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करेंगे या उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। यानी कि नोटिफिकेशन में ये क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो आप आवेदन करके देख सकते हैं। 150 प्लस यहाँ पर फीस रखी गई है। तो अगर आवेदन आप कर पा रहे हैं और वहाँ पर आपसे उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये जनरली देखा नहीं गया है कि दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट है इसके लिए आवेदन कर पाए। चूँकि नोटिफिकेशन में यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है तो यहाँ पर अभी कुछ भी कहना यहाँ पर सही बात नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें डाउट रहेगा अभी भी। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप आवेदन करने की कोशिश कर सकते हैं, कल से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से जो ये पोस्ट है सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए ही है, तो फिर भी यहाँ पर आप आवेदन करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर्स है और क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए वो कितना रहने वाला है इसमें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स आप देख सकते हैं, जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कुल इन 20 सेंटर्स पर लिया जाएगा। परिशिष्ट 2 में आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। कुल 20 सेंटर से लगभग हर ज़िले में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के लगभग सारे ज़िलों में यहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो कितना रहने वाला है कैटेगरी वाइज। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पर नीचे, ये देखिए यह है आपका
परिशिष्ट 3, इसमें आपको मिल जाएगा जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे अनारक्षित और उससे संबंधित जितने भी उप श्रेणी वाले हैं, यानी कि जो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे। यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और तो मतलब 45% यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा ओवरऑल, यानी इससे ज़्यादा ही आपको लाने की कोशिश करनी है। ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। EWS वालों के लिए यहाँ पर 5% कम तय किया गया है, यानी कि लगभग 40% यहाँ पर रहेगा EWS कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, उनके लिए भी यहाँ पर 40% रहने वाला है, और जो SC/ST कैटेगरी में आते हैं वो भी यहाँ पर 35% रहेगा। तो ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप इतने नंबर नहीं ला पाते हैं अपने सब्जेक्ट में तो आपको जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उसकी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और डाउट्स भी थे, जैसे कि जो वरीयता की बात की गई थी, अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं और वो दोनों कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक ही विषय से उन्होंने आवेदन किया है, तो ऐसे में किसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी? तो देखिए यहाँ पर ये जो वरीयता दी जाएगी इसमें से जिनके पास भी इस तरह के अधिमान्य अर्हताएँ होंगी, जैसे कि अगर आप स्कूल में आपने NCC करा है, नेशनल कैडेट कोर या NSS करा है आपने, इसके प्रमाण पत्र हैं B या C, NCC के लिए और NSS के लिए C, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा शॉर्टलिस्ट करने में, यानी कि उससे जो आपका नाम आएगा वो 1 रैंक ऊपर आएगा। और इसी तरह प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का सेवा की हो तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो ये था यहाँ पर आपको जो पोस्ट है, अगर सेम नंबर आते हैं आपके किसी 2 कैंडिडेट के, तो इसमें जो अधिमानी अर्हता है अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जो अर्हता है वो सब आपको मालूम है, आपको PG यहाँ पर होना चाहिए कंप्लीट जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, और साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक और डाउट था कि क्या जो जिसने 1 साल B.Ed किया है वो आवेदन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर B.Ed का कोर्स इंटीग्रेटेड भी होता है, जैसे BA B.Ed और BSc B.Ed इस तरह से। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ B.Ed मांगा गया है। तो देखिए आप जिस तरह का 2 साल वाला B.Ed करते हैं सेपरेट अलग वाला, तो भी आपका वैलिड रहेगा, लेकिन आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि स्नातक की उपाधि B.Ed की यहाँ पर आपको होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री यानी B.Ed की यहाँ पर आपको उपाधि होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि जो जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया तो वो आवेदन कर पाए, क्योंकि वहाँ पर आपसे डिटेल मांगी जाएगी जब आप आवेदन करेंगे। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, जो व्यक्ति तीसरे सेमेस्टर में है या जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है या अभी दूसरे सेमेस्टर में है और रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो यहाँ पर उपाधि मांगी गई है, तो B.Ed यहाँ पर कंपलसरी कंप्लीट होना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर B.Ed नहीं है तो LT डिप्लोमा से भी काम चल जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, LT डिप्लोमा 2 साल का, तो ये इससे भी काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है आपको, वो है आपका स्क्रूटनी को लेकर, यानी कि संनिरीक्षा की जो बात कही गई थी इस नोटिफिकेशन में, जो आपके अभिलेख हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी जो आपका यहाँ पर चेक किया जाना है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, इसको भी देख लीजिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, प्रमाण पत्र और उपाधि, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपका और आपका जो डिग्री उपाधि है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को संनिरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है ऑफलाइन भी इसको सबमिट करना है आपको, यानी कि स्पीड पोस्ट या खुद जाकर जब इनका जो खुला रहता है कार्यालय उस समय पर ये आपको सबमिट करना है फिज़िकली, यानी कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना है। हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको सबमिट करनी है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, और जो एप्लीकेशन आपने किया है वो भी साथ में। अभी हम बात कर लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से यहाँ पर आपको देने हैं। इसके अलावा अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए किसी ने अगर ये दावा कर दिया है कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NSS सर्टिफिकेट है
और अगर आप आवेदन करते वक्त इसको सबमिट नहीं करते हैं, जो ऑफलाइन करना है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, या फिर जो श्रेणी बनाई गई है अनर्ह अभ्यर्थियों की उसमें रखा जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो अगर आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रहे हैं कि आपके पास ये अधिमानी अर्हता है, तो मेक श्योर कि उसकी फ़ोटोकॉपी आप, उसकी हार्ड कॉपी आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो आरक्षण है उसमें भी सेम है कि अगर आप आरक्षण संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है आपके SC ST वालों के, OBC के लिए, तो ये भी आपको देना है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के लिए भी सेम है यहाँ पर। और अनापत्ति प्रमाण पत्र की जो बात कही है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसे संनिरीक्षण टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। ये भी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए, केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ विषयवार समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थायी निवास और विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों और अभिलेखों की वैध छाया प्रतियाँ परिशिष्ट 4 के अनुसार, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा किए गए हों तथा आयोग में निर्धारित तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की संरक्षणा संनिरीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो मार्गदर्शिका है 2019 में, वो अहर्य पाए गए हों। तो देखिए ये ध्यान में रखिए, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको हाई स्कूल का भी लगाना पड़ेगा, आपको इंटरमीडिएट का भी लगाना पड़ेगा, आपका PG UG BEd या इसके अलावा LT का हो गया, या जो आपका आरक्षण संबंधित है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। तो कई बार और अधिमानी अर्हता भी है यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना है। और कोई व्यक्ति अगर 2 सब्जेक्ट से कर रहा है तो उसको अलग अलग सब्जेक्ट से सेट बनाने पड़ेंगे हर डॉक्यूमेंट्स के, और उसी के अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लिफाफे में अलग अलग डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है आपको, जो ऑफलाइन करना है उसमें। तो ये ध्यान में रखिएगा। परिशिष्ट 4 में क्या कहा गया इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो परिशिष्ट 4 है आपका, उसमें कुल आपको लगभग 10 से 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। कौन कौन से करने हैं वो देख लीजिए। पहला है आपका हाई स्कूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, यानी कि आपको प्रमाण पत्र भी देना है और मार्कशीट भी देनी है, दोनों। इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और अंक तालिका, अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो आप तो ये सब एक ही साथ दिया जाता है, प्रमाण पत्र के साथ ही अंक तालिका भी एक साथ रहता है। तो इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट वो भी आपको यहाँ पर देना है। देखिए, स्नातक की उपाधि और सेमेस्टर वाइज समस्त वर्षों के, या अगर आप ईयर वाइज कर रहे हैं और सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं तो सभी 6 सेमेस्टर के जो आपने स्नातक की उपाधि ली है उसकी उपाधि यानी कि सर्टिफिकेट आपको करना है सबमिट। माफ़ कीजिएगा, डिग्री जो उपाधि है आपकी वो आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने इसको नहीं मंगाया है तो जल्दी इसके लिए आवेदन कर दें, या फिर स्नातकोत्तर की वो उपाधि आपने अभी तक नहीं ली है अपने यूनिवर्सिटी से तो इसको ज़रूर मंगा लें। और साथ ही साथ मार्कशीट समस्त वर्षों और सेमेस्टर की, तो यहाँ पर 6 सेमेस्टर के और स्नातकोत्तर के लिए 4 सेमेस्टर या फिर 2 साल के लिए। इसी तरह LT या शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि मांगी गई है, तो जिनका भी BEd में उपाधि नहीं आई है अभी तक वो भी यहाँ पर आप लेकर रखें, ध्यान में रखिएगा। अधिमानी अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र, NCC NSS और 2 साल का आपने सेना में जो सेवा दी होगी उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और इसके अलावा आरक्षण जो भी आपको मिल रहा है, और आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो आरक्षण और स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र है ये दोनों आपको देना पड़ेगा। तो जो अगर आपने इसमें दावा किया है, SC हो ST हो, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए पॉइंट 8 देखिए यहाँ पर,
विज्ञापन की बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र के रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में किए गए दावे के सापेक्ष अभिलेख और प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो भी वहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे वो वहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि क्या आप उसमें भर रहे हैं। जो आप भरेंगे उन सभी प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन सबमिट भी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आप किसी अधिमान्य अर्हता के संबंधित प्रमाण पत्र को नहीं करते हैं तो आपको निरस्त किया जाएगा। नंबर 8 देखिए, यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र की पावती रिसीविंग भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो भी राज्याधीन सेवा में सेवारत है तो ये लगाना पड़ता है हर एक किसी भी वैकेंसी के लिए। नंबर 10 देखिए, यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कई बार कैंडिडेट का नाम और जो पेरेंट्स हैं उनके नाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाती है प्रमाण पत्रों में, तो ये ध्यान में रखिएगा। पॉइंट 1 देखिए 11 देखिए, पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र अन्य अभिलों के साथ संलग्न अवश्य करें। उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी शारीरिक सेवा में नियोजित नहीं हुए। देखिए, अगर आपने इसका लाभ पहले उठा लिया है पूर्व सैनिक का तो ये ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर बात कही गई है और ये एफिडेविट लगाना है आपको सैनिक अभ्यर्थी के लिए जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं पूर्व सैनिक को लेकर। तो ये डॉक्यूमेंट्स है आपके कुल 11 तरह के। और फिर भी अभी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं हमारे जो सिलेबस रहने वाला है। देखिए, तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ पुराने पेपर्स भी दिखा दूंगा कुछ सब्जेक्ट के, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और अगर आप चाहते हैं कि सभी के PDF देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर सर्च करें GOV एग्ज़ाम इन्फो, GOV एग्ज़ाम इन्फो, ऐसे सर्च करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो पैटर्न रहेगा परीक्षा का और नेगेटिव मार्किंग की बात जो मैंने की अभी उसको भी देख लेते हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये भी आपको आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम से भी यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपका जो पैटर्न रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अभी डिस्कस कर लिया हमने। 200 क्वेश्चंस रहेंगे, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटा आपको दिया जाएगा, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन के आपको लगभग 55 सेकंड के आसपास 50 से 55 सेकंड का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो पेपर आपको 3 घंटे बैठकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ये पूरी संभावना ये ऑफलाइन ही लिया जाए। देखिए, यहाँ पर आपके कुल 16 सब्जेक्ट्स हैं। जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, पाठ्यक्रम की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देखिए, ऋणात्मक पद्धति का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा 1/4, 25% अंक काटे जाएंगे आपके हर एक क्वेश्चन के लिए अगर वो गलत हो जाता है तो। जैसे आपने 2 क्वेश्चन करे, एक सही एक गलत, तो आपको मिलेंगे 0.75 मार्क्स या फिर 3/4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे टोटल, क्योंकि जो आपने एक गलत क्वेश्चन किया है उसका 1/4 आपका नंबर दूसरे क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। हिंदी के लिए सिलेबस देखिए आप, ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन हिंदी काव्य। तो जिसने भी यहाँ पर PG करा है वो उनको सब आइडिया होगा यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद से यहाँ पर डिटेल में पढ़िए सारे सिलेबस को। ये आपका हिंदी का हो गया। इंग्लिश में यूनिट 1 पोइट्री, यूनिट 2 ऐसे, नोवेल। तो आप सभी कैंडिडेट, सभी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आपको सब आइडिया होगा इसका जो भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद बात करें तो संस्कृत, वैदिक साहित्य, वेदांग,
इस तरह से रहेगा आपका। अभी मैं आपको कुछ पेपर्स भी दिखा दूंगा उसमें किस तरह का पैटर्न रहेगा, और आप पेपर डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखें कि जो पैटर्न रहता है वो किस तरह का रहता है। देखिए ये रहा आपका व्याकरण, काव्यशास्त्र, अन्य। इसी तरह आपका भौतिक शास्त्र, शुद्ध गतिकी, गति के नियम, स्थिर वैद्युतिकी। तो यहाँ पर 12th लेवल से लेकर आपका बीएससी लेवल का जो फिजिक्स है वो आएगा, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत चालन। तो यहाँ पर बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो रहेगा वो रहेगा 12th 11th 12th के लेवल का, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें तो आपका होगा रसायन विज्ञान। इसमें भी सेम, जिसने भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से यहाँ पर परास्नातक या फिर स्नातक दोनों किए हैं तो यह है आपके लिए सिलेबस। भौतिक रसायन खंड ब 2 सेक्शन है इसके। कार्बनिक रसायन 3 है इसमें। गणित की बात करें तो आपका सेट थ्योरी हो गया, यूनिट 1, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, और गणितीय आगमन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये सारे जो आपको है ये 11th 12th के चैप्टर्स हैं, आपको दिख जाएंगे। इसके बाद आपका द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश विश्लेषण, इस तरह से रहेगा। सांख्यिकी और प्रायिकता, अवकलन, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल, अवकलन समीकरण, रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इस तरह से रहेगा। इसके बाद बीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स भी आएंगे आपके यहाँ पर, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। पेपर में दिखाऊंगा अभी मैथमेटिक्स का, तो आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि किस तरह लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। जीव विज्ञान की बात करें तो पादप और जंतुओं की विशेषताएं, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी, विकास एवं व्यवहार, व्यावहारिक जीव विज्ञान, तो इस तरह से रहने वाला है आपका टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। देखिए नागरिक शास्त्र की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत और विचार, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। तो देखिए इसमें जो आपका लेवल रहेगा, यानी कि जो डिफ़िकल्टी रहेगी एग्ज़ाम की, जो भी आपने यूजी में पढ़ा है मान के चलिए उतना आएगा आपका, और साथ ही साथ 11th 12th लेवल का जो बेसिक है वो भी कई बार पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी बड़ा पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का समय रहेगा टोटल, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अर्थशास्त्र देख लीजिए आप। इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, विश्व का वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर है। भूगोल में, और भूगोल एक विषय के रूप में आपसे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, जलमंडल, इस तरह से जो टॉपिक्स हैं आपके वो रहने वाले हैं। भारत का भूगोल, समाजशास्त्र मौलिक अवधारणाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, ये सब रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट के लिए जो कर रहे हैं आवेदन, कला के मूलाधार, कला के तत्व, कला का इतिहास, चित्रकला और मूर्तिकला, भारतीय कला, पाश्चात्य कला, सौंदर्य शास्त्र, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। इसके अलावा मनोविज्ञान सब्जेक्ट से जो कर रहे हैं उनके लिए ये सारे टॉपिक्स हैं। वाणिज्य की बात करें तो व्यवसाय परिचय, नियमित संगठन एवं व्यवसाय के वैधानिक पहलू, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। एग्रीकल्चर वाले ये देख सकते हैं, सस्य और कृषि मौसम विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन, कृषि सांख्यिकी, आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन, पादप कार्यकी विज्ञान, ये सारे टॉपिक्स हैं। इन सभी के पीडीएफ्स चाहे वो पेपर हो या जितने के भी मुझे आंसर कीज मिल जाएंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और देखिए फिजिक्स का, हाँ खैर ये इंग्लिश में आ गया सेक्शन। तो देखिए यहाँ पर कुल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमने देख लिए यहाँ पर। तो ये है पूरा सिलेबस, और अब देख लेते हैं कि जो उसका पेपर है वो कैसा रहने वाला है और उसमें किस तरह का लेवल रहने वाला है।
तो देख लेते हैं कुछ पेपर्स जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका हिंदी का पेपर। कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2014 वाले में जो पेपर्स आए थे ये उसका पेपर है। 2018 का जो पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं UKPSC की वेबसाइट से। तो कुछ इस तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर चीज़ें हैं इसमें। देखिए, यह है आपका मैथमेटिक्स का पेपर, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 ऑफ द ग्रुप। यह है पहला क्वेश्चन इसमें। और इसी तरह से सेट थ्योरी से कॉपी क्वेश्चन, रिलेशंस फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, रूट्स यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। फंक्शन के भी क्वेश्चन है यहाँ पर। साइक्लिक ग्रुप, ये BSc का जो है आपका। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास 12th 11th और BSc लेवल के यहाँ पर आपके टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए, कोई स्पेशल बुक यहाँ पर बात करें तो ऐसा कोई स्पेशल बुक नहीं है इसके लिए। हालांकि आपको प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर शायद मिल जाए आपको मार्केट में, जो लेक्चर के लिए आते हैं, पर वो शायद आपको सब्जेक्ट वाइज मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं वो स्क्रीनिंग परीक्षा जो पहले ली जाती थी 2014-15 में ली गई थी उसके आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो चूँकि स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज आप अकॉर्डिंग टू BSc और जो सिलेबस दिया गया है आयोग ने, जो UKPSC ने यहाँ पर सिलेबस दिया, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें उसको, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपको बुक सही लगे सब्जेक्ट वाइज उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस डाउट को दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।